जब जोमेटो नहीं था तब हम लोग कितना घर पे ऑर्डर करते थे, बहुत कम, बहुत कम। लेकिन जब जोमेटो ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करा, इजी डिस्कवरेबिलिटी ऑफ सो मेनी रेस्टोरेंट्स, डार्क स्टोर्स जिन्होंने बहुत एक्सपेंसिव रियल एस्टेट की कॉस्ट बिना हमें पास करे हुए क्वालिटी फूड हमें सप्लाई करना शुरू करा, और अश्योर्ड डिलीवरी, ट्रांसपेरेंट डिलीवरी जब से आई, वो डिलीवरी मार्केट एकदम से बूम कर गई, राइट? करेक्ट। तो मैं कह रहा हूँ कि आज की डेट में भी 180 मिलियन ट्रिप ये यूथ लेता है जब उसके पास कोई सप्लाई नहीं है। इमेजिन अगर ये सप्लाई उसको दे दिया जाए तो ये नंबर कितना बड़ा हो सकता है। ये जिस मेरा बिलीफ है कि अपने आप को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट कर लो, स्पेशली इन द केस ऑफ विमेन। फाइनेंशियली अपने आप इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बिकॉज विमेन के केस में बहुत सारे ज़्यादा हर्डल्स होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में एज़ कम्पेयर टू मेन के केस में। तो जितना आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो उतना इजीली आप अपने पैशन को परस्यू कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, फाउंडर ज्ञान के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम मिलने आए इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्टल चेन गोस्टॉप्स के को-फाउंडर्स पंकज और पल्लवी से मिलने। डिटेल में डिस्कस करेंगे कि यार कैसे उनको ये हॉस्टल का कॉन्सेप्ट का आइडिया आया, क्या इसमें उनको अपॉर्चुनिटी देखी, अगर आप अपना हॉस्टल खोल के करोड़पति बनना चाहते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ेगी, और फ्यूचर स्कोप या हॉस्टल बिजनेस का क्या है, होटल के कंपैरिजन में ये बेटर है या नहीं, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से पॉडकास्ट शुरू कर देते हैं। तो वेलकम पंकज ऑन फाउंडर ज्ञान। थैंक यू अर्नब, मेरे को इनवाइट करने के लिए। तो पंकज, थोड़ा अगर आप अपने और हमारे ऑडियंस को अपना और अपने ब्रांड गोस्टॉप्स का इंट्रोडक्शन दें। मेरा नाम पंकज है, मैं को फाउंडर हूँ गोस्टॉप्स में। गोस्टॉप्स इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट बैकपैकर हॉस्टल चेन है, जो डी फैक्टो होटल चॉइस बन चुका है यूथ के लिए इंडिया में। पंकज, जैसे कि 10 साल पहले भी अगर हम देखें तो ये सोलो ट्रैवलिंग है, ये सब कॉन्सेप्ट तो इंडिया में इतना था नहीं। आजकल हम देख रहे हैं 2-3 ब्रांड्स हैं एंड लोगों को अकेले भी जाना पसंद है। तो एक्चुअल में क्या इसमें बड़ी मार्केट अपॉर्चुनिटी है? क्योंकि होटल्स में तो बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी है। आपने ऐसे एक नीश सेगमेंट को क्यों चुना जिसका कि इतना बड़ा मार्केट पहले था ही नहीं? थैंक यू सो मच अर्नब ये सवाल पूछने के लिए। एक्चुअली ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि यूथ हॉस्टल्स या बैकपैकर हॉस्टल्स जो इंडिया में हैं, ये एक सोलो ट्रैवलर मार्केट को अट्रैक्ट कर रहे हैं। सोलो ट्रैवलर्स के लिए यूथ हॉस्टल्स यूरोप में हमेशा से एग्जिस्ट करे हैं। लोग गैप ईयर लेकर लंबा लंबा ट्रैवल करते हैं, ये फैक्ट है, और उसी मॉडल से इंस्पायर होकर यूथ हॉस्टल्स इंडिया में आए। लेकिन जस्ट बिकॉज यूथ हॉस्टल्स इंडिया में आ गए, ऐसा तो नहीं होगा कि सारा इंडियन यूथ सोलो ट्रैवलर करने लगेगा। हम सब एक जनरेशन बाय जनरेशन इवॉल्व कर रहे हैं। कंट्री धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रही है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पा रही है। तो मेरी जनरेशन में लोग शायद इतना अकेले ट्रैवल भी नहीं करते थे जब वो 18 से 25 साल के होते थे। आज का यूथ थोड़ा थोड़ा ट्रैवल कर रहा है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है जानना कि अभी भी इंडिया का यूथ ग्रुप्स में ट्रैवल करता है, छोटे छोटे ग्रुप्स में। 2 लड़का 1 लड़की, 2 लड़की 1 लड़का, 3-4 लोगों का ग्रुप शाम को 5 बजे आपको ISBT पे मिलेगा कि अरे बस ले रहे हैं, हम मनाली जा रहे हैं, बीड़ जा रहे हैं, मसूरी जा रहे हैं, नैनीताल जा रहे हैं, और पहुंच जाएंगे वो लोग रात को वहां पर, और सैटरडे संडे वहीं बिताएंगे, और मंडे सुबह ऑफिस के वॉशरूम में अपना दाढ़ी बनाते हुए या नहाते हुए आपको वो कस्टमर मिल जाएगा। ये वो कस्टमर है, ये है यंग कस्टमर जो बहुत ही रेस्टलेस और बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंसेस चाहता है अपने लिमिटेड टाइम के अंदर अंदर, और बजट भी लिमिटेड है। उसी बजट के अंदर मैक्सिमम पॉसिबल एक्सपीरियंस चाहता है, और वो उसको मुहैया कराने का तरीका ये यूरोप के बैकपैकर हॉस्टल्स का शेयरिंग इकोनॉमी बेनिफिट यूज करके इंडिया का एक यूथ लीजर होटल ब्रांड बनाया गया है। तो बिकॉज शेयरिंग इकोनॉमी है, बिकॉज एक कमरे में 4 लोग 6 लोग शेयर कर रहे हैं और आप एक बेड ले सकते हो, इस चक्कर में पर पर्सन कॉस्ट कम आ जाती है, और बहुत सारी फैसिलिटीज इन लोगों को कम ब्रांड में कूल तरीके से, कम्युनिटी ड्रिवन तरीके से मुहैया कराई जा सकती है। यही इसका क्रक्स है। तो इंडियन यूथ आज भी ग्रुप्स में ट्रैवल कर रहा है। अगर आप मुझसे पूछें कि कितना बड़ा मार्केट है, बहुत ही ज्यादा बड़ा मार्केट है, और अभी यूथ हॉस्टल्स कहीं भी उसके आसपास पहुंचे ही नहीं है। ऑलमोस्ट 370 मिलियन लोग हैं इंडिया में जो 18 से 35 साल की उम्र में हैं, और उनको ट्रैवल करने के लिए होटल बेड की जरूरत है। एंड आपको बहुत आश्चर्य होगा ये जान के कि लेस देन 10% ऑफ टोटल होटल सप्लाई इन इंडिया, मतलब इंडिया में जो टोटल होटल्स हैं उनका सिर्फ 10% से कम होटल ऐसे हैं जो 1000 रुपए से कम पर रात में आपको एक बेड मुहैया कराया जा सकता है। जबकि आप अज्यूम करेंगे, मैं सोचूंगा कि इंडिया जैसी कंट्री में तो ज्यादातर होटल सप्लाई, ऑलमोस्ट 90% होटल सप्लाई ऐसा होना चाहिए जो लोगों को कम से कम पैसा में ज्यादा वैल्यू दे सके। लेकिन इंडिया का अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ऐसा है कि ज्यादातर होटल 1000 रुपए से नीचे के कस्टमर के लिए कोई ब्रांडेड होटल, कोई होटल सप्लाई ही नहीं है। तो उसको मेक पॉसिबल करना सिर्फ और सिर्फ हॉस्टल कॉन्सेप्ट, शेयरिंग इकोनॉमी कॉन्सेप्ट से है, और इसलिए ये यूथ हॉस्टल कॉन्सेप्ट की मार्केट बहुत बड़ी है, बिकॉज सबसे बड़ा कंज्यूमर ही इंडिया में यूथ है। एक चीज आपने काफी बार बोला है कि शेयरिंग इकोनॉमी इज हियर टू स्टे, एंड
आई बिलीव वो भी अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन करें, क्योंकि मुझे लगता है शेयरिंग इकोनॉमी में और भी काफ़ी सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर मैं होटल में रुकता हूँ, अच्छा होटल रूम 2 से 3 हज़ार रुपये के नीचे मिलना मुश्किल है, बट एज अ हॉस्टल आपको 300-400 रुपये में भी बेड मिल सकता है, जिसमें आपको काफ़ी अच्छी सर्विसेज मिलेंगी। तो ये शेयरिंग इकोनॉमी है क्या, और इसमें क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं? एक तो ऑफकोर्स आप कर ही रहे हैं, बट और क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आप देखते हैं? तो शेयरिंग इकोनॉमी आई थिंक एक बहुत ही सेंट्रल कॉन्सेप्ट है टुवर्ड्स डिलीवरिंग वेरी हाई क्वालिटी सर्विसेज। बहुत हाई क्वालिटी सर्विसेज इंडियन यूथ को मुहैया कराने के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मॉडल है, क्योंकि इंडियन यूथ एक इकोनॉमिक एवोल्यूशन के थ्रू अंडरगो कर रहा है। सोशल एवोल्यूशन भी है, इकोनॉमिक एवोल्यूशन भी है। हमारी एस्पिरेशंस तो पूरी फ्यूल्ड हैं बिकॉज हम सेम ग्लोबल कंटेंट के साथ प्लग्ड इन है। हम वही इंस्टाग्राम पे वही कंटेंट देखते हैं जो एक यंग बच्चा फ्रांस में देखता है या यूएस में देखता है। ऑल्दो वहाँ जीडीपी पर कैपिटा इज मच हायर, हमारा जीडीपी पर कैपिटा अभी भी थोड़ा कम है, तो हमारे पास पैसे थोड़े कम है लेकिन अरमान बहुत सारे हैं। अब वो सारा जो मिसमैच है अरमान और पैसे के बीच का, उसको ब्रिज कैसे करा जाए? उसको ब्रिज करने का सोल्यूशन है शेयरिंग इकोनॉमी। जैसे यंग स्टार्टअप्स जैसे कि हम चाहते हैं कि हमें कम बजट में एक वर्किंग के लिए अच्छा ऑफिस, एक अच्छा एड्रेस मिले, एक अच्छा माहौल हो जहाँ पर एसी हो और डेस्क्स हों और प्रॉपरली मेंटेन टॉयलेट्स हों। अब हम तो प्रॉपर होटल बिजनेस जैसे जैसे मतलब प्रॉपर ऑफिस अफोर्ड नहीं कर सकते थे जब हम बहुत छोटी टीम थी। अब वो एक तरीका उसको मुहैया कराने का वही था कि कोवर्किंग एक स्पेस था। तो कोवर्किंग के प्लेयर्स थे जिन्होंने बाय सीट हमारे जैसे लोगों को कि यार आप पूरा ऑफिस मत लीजिए, आप उसकी झंझट छोड़िए, हमने पूरा ऑफिस ले लिया है, आपको हम शेयरिंग इकोनॉमी एक एक सीट करके दे रहे हैं, यहाँ पे और भी कंपनियां हैं, आप अपनी सीट पे काम करिए। तो दैट वाज द ओनली वे जिससे हमारे बजट में हमारे को बहुत हाई क्वालिटी ऑफिस स्पेस मिल पाया और इसीलिए हम इतनी तेजी से ग्रो कर पाए। इसी तरीके से को लिविंग है जिसमें आप इतनी टेंशन नहीं ले सकते कि आप पूरा घर रेंट करें और उस घर में फिर फैसिलिटी मैनेजमेंट भी कराएं और सब कुछ। क्लीनिंग की दिक्कत, खाने की दिक्कत, मल्टीपल दिक्कतें। तो को लिविंग एक ऐसा सोल्यूशन है, शेयरिंग इकोनॉमी बेस्ड सोल्यूशन है जो आपको बहुत हाई क्वालिटी सर्विसेज मुहैया करा देता है आपके बजट के अंदर अंदर। तो उसी तरीके से अगर उनका हर यूथ का ऑफिस, यूथ का घर शेयरिंग इकोनॉमी बेस्ड होना चाहिए और कम्युनिटी बेस्ड होना चाहिए, तो व्हाई शुड देयर होटल्स नॉट बी कम्युनिटी बेस्ड एंड शेयरिंग इकोनॉमी बेस्ड? तो हमने कहा यार यही कॉन्सेप्ट यूज करके होटल वाली प्रॉब्लम को भी सॉल्व करें और यूथ के लिए ट्रैवल करना एक्सेसिबल बनाएं। तो इसीलिए यूथ हॉस्टल जो है आज की डेट में आप देखेंगे, अगर आप किसी पे भी जाएं, गोआईबीबो, मेक माई ट्रिप, booking.com, कोई भी ओटीए पे जाएं, जब हमने शुरू करा था तो हॉस्टल इंडिया में कुछ था नहीं। हमने पीएमएस वेंडर्स के साथ भी काम करा कि अरे बेड की तरह रूम की जगह, पीएमएस मतलब प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब कि ऐसे टेक्नोलॉजी ईआरपी सिस्टम्स जो आपकी पूरी फिजिकल इन्वेंट्री को ऑनलाइन चैनल्स पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उसको मैनेज करने में हेल्प करते हैं। तो वो सब इंडिया में जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल थे वो तो सब कमरों के हिसाब से थे। तो कमरों वाले वेंडर्स के साथ काम करके कि यार इसको बेड में कैसे कॉन्फ़िगर करना है, एक कैटेगरी में अगर 2 बेड चले गए तो देखो 3 बेड कोई और आदमी बुक कर सके। तो ये सब एवोल्यूशन करा। तो तब धीरे धीरे जाकर अब आज की डेट में अगर आप देखें, अगर आप गोआईबीबो, मेक माई ट्रिप, booking.com कहीं भी जाएंगे तो वहाँ पर अलग से एक फिल्टर बन चुका है हॉस्टल्स का। तो हॉस्टल एक अलग से अकोमोडेशन कैटेगरी बन चुकी है और मैं आई विल नॉट बी एग्जैजरेटिंग एट ऑल अगर मैं ये बोलूं कि 18 से 30 साल का यूथ का डिफॉल्ट होटल कैटेगरी ऑफ चॉइस यूथ हॉस्टल बन चुका है। अच्छा। अगर आप किसी भी अपने दोस्त से 18 से 35 साल के किसी भी यंग कोलीग से बात करेंगे अपने ऑफिस में और आप पूछेंगे कि यार तुम जब ट्रैवल करते हो तो कहाँ रुकते हो, आई थिंक 80-90% चांस है कि वो बोलेंगे यार हॉस्टल्स में जाके ही रुकता हूँ। तो अगर हम आपकी बात करें, जैसे आप एरिक्सन में काम कर रहे हैं, आपकी वाइफ एंड को फाउंडर एंड सीईओ वो भी अच्छी कंपनी में काम कर रहे थे, 2-2 लाख की सैलरी थी, तो आप यूरोप गए, आपको चलो कॉन्सेप्ट पसंद आया कि हाँ ये बढ़िया है, बट आपने यहाँ पे आके सोचा कैसे कि यार ये शुरू करते हैं? मतलब घर वालों ने बोला नहीं कि भैया आप फिर से यूरोप घूम के आ जाओ, इतना हॉस्टल घूमना है, तो यहाँ पे ये सब क्यों कर रहे हो? आपका लाइफ सेटल है, इतना रिस्क लेके क्यों करना है? तो वो आपने अपने आप को कन्विंस कैसे किया? ये स्पेसिफिकली इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत आइडियाज़ आते रहते हैं। आइडियाज़ तो हर दिन हर किसी को आ रहे हैं, बट लोग रिस्क लेने से डरते हैं या सोचते हैं कि ये वर्क करेगा कि नहीं। तो आपने ये डिसीजन कैसे लिया? तो इसके काफ़ी सारे पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि ये पहला तो पैशन ड्रिवन डिसीजन मेकिंग था
तो जब हमने वो यूथ हॉस्टल यूरोप में देखा, और ये स्पेसिफिकली हमारे को आइडिया आया था जब हम ऑस्ट्रिया में साल्जबर्ग में एक यूथ हॉस्टल में थे और कॉमन एरिया में बैठे हुए थे, मुझे अभी भी याद है, शाम को, और यंग बच्चे ऐसे पार्टी कर रहे थे और यंग नए नए लोग आके हमसे बातें कर रहे थे, ऐसे ही 5-10 मिनट में मतलब लोग दोस्त बन रहे थे। तो मुझे याद है मैं और पल्लवी साथ में बैठे हुए थे और हमने, पल्लवी ने कहा यार ये इंडिया में नहीं है। मैंने कहा पल्लवी ऐसी क्या बात है, इसमें होटल तो बहुत सारे हैं इंडिया में। उसने बोला कोई मुझे ऐसा होटल कॉन्सेप्ट बता दो इंडिया में जिसमें फटाफट लोग इंटरैक्ट करते हैं और साथ में दोस्त बन जाते हैं, इतना यूथफुल वाइब और इतना कम्युनिटी वाइब वाला कोई होटल कॉन्सेप्ट समझा दो। मैंने कहा यार बिल्कुल सही बात है। तो दैट इज द मोमेंट व्हेन वी डिसाइडेड कि हम ये हॉस्टल कॉन्सेप्ट को इंडिया में लेकर आएंगे। पैशन ये था कि अगर यूरोप में बैठा कोई बच्चा इस तरीके का कूल होटल में रुक सकता है, तो हमारा पैशन ये था कि इंडिया में बैठा बच्चा भी, उसको भी ये सेम चीज प्रोवाइडेड होनी चाहिए। तो एक ये एस्पिरेशन के साथ, जिसमें हमने एक यंगर पंकज और यंगर पल्लवी देखा एक नेक्स्ट जनरेशन में, हमने कहा कि यार हम अगर जब छोटे थे और हम अगर ट्रैवल कर रहे होते और हमारे को ये होटल मिलता तो हमारे को बहुत मजा आता। तो ये तो पैशन वाला एंगल था जिसकी वजह से हम ड्रिवन थे कि चाहे एक्सेल पे सेंस बने ना बने, इसको करना तो है। अच्छा। सेकंड था कि वो सब पैशन तो रहता है, लेकिन कभी कभी सेंस भी सोचनी पड़ती है। तो करेक्ट, जब महीने की 2-2 लाख सैलरी आ रही हो तब सेंस अपने को भी बनाना है, फैमिली को भी बनाना है। करेक्ट। तो हमने बैठ के एक्सेल में बनाया कि यार ये बिजनेस क्या है, कितना बड़ा है। हमने, जब मुझे याद है पंकज पल्लवी के साथ जब बात करी तो बोली कि यार ये इंडियंस को तो हॉस्टल कॉन्सेप्ट पता नहीं है, तो अगर हम शुरू करेंगे तो पहले तो आके इंडियंस रुकेंगे नहीं, तो हम रोज का रेंट कैसे पे करेंगे? ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास पैसा बहुत कॉर्पस है और हम सस्टेन कर लेंगे जब तक मार्केट ग्रो कर रही है। तो हमने ये कहा कि यार देखो, फॉरेन टूरिस्ट अराइवल मार्केट एक इंडिया में है, जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं इंडिया में उनको हॉस्टल कॉन्सेप्ट पता है यूरोप से, और वो हॉस्टल चाहते हैं क्योंकि वो भी चाहते हैं कि कम से कम बजट में उनको एक अच्छा अकोमोडेशन मिले। तो इनिशियली हमारा फर्स्ट अडॉप्टर कस्टमर वो एक फॉरेन टूरिस्ट होने वाला है, यंग फॉरेन टूरिस्ट जो इंडिया में आता है, और छोटी मार्केट है बट इनिशियल रैंपिंग अप के लिए काफी है। तो हमने हॉस्टल वाराणसी में खोला क्योंकि वाराणसी एक क्विंटेसेंशियल इंडियन एक्सपीरियंस था। अच्छा, इतने फॉरेनर्स जाते हैं वहाँ? फॉरेनर्स बहुत जाते हैं, ओके। बिकॉज वाराणसी एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो करना ही करना है। मतलब समझ रहे, मथुरा में मंदिर है, अब वो मंदिर आपको और बड़ी सारी जगहें मिल जाएंगी, लेकिन वाराणसी के जो यूनिकनेस है, जो गंगा है, जो स्पिरिचुअलिटी है, जो म्यूजिक है, वो जो वीडियोस में जो फॉरेनर्स देखते होंगे, वो जो स्पिरिचुअल इंडिया जो है, एंड जो मतलब लाइवली लोकेशन एंड बहुत गंगा है और ये सारी चीजें जो उन्होंने वहाँ रील्स या वीडियोस में देखा होगा, वो वाराणसी बढ़िया से रिप्रेजेंट करती है। वाराणसी बहुत कॉम्प्लेक्स और क्विंटेसेंशियली इंडियन एक्सपीरियंस हमें लगा, जो कहीं नहीं मिल सकता आपको। पहाड़ कहीं और हिल स्टेशन में यूरोप में मिल जाएंगे, बीचेस कहीं और साउथ ईस्ट एशिया में मिल जाएंगे, लेकिन वाराणसी का एक्सपीरियंस जो है बहुत ही डीपली कॉम्प्लेक्स है। तो हमने कहा यार वाराणसी, और बहुत कल्चर के लेयर्स हैं वहां पर, तो हम नहीं चाहते थे कि कुछ गलत वैल्यूज के साथ हमारा ब्रांड शुरू में एसोसिएट हो, तो इसलिए वाराणसी को हमने चुना। और वाराणसी इजीली कनेक्टेबल टू दिल्ली था, रियल एस्टेट अफोर्डेबल था, तो हमने वाराणसी को शुरू करा। तो वाराणसी में फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स जो थे वो आके भरने लगे और पहले महीने से हम ऑपरेशनली पॉजिटिव थे। अच्छा, इतनी जल्दी? यस, एब्सोल्युटली। एंड ये कैसे आपने मार्केट किया? मतलब पहले 10-20 कस्टमर्स को ये कहाँ से उनको पता चला? वेरी इंटरेस्टिंग। तो तब मैं, पल्लवी ने ये बिजनेस शुरू करा और मैं दिल्ली में था, तब भी अपने जॉब में था। तो मुझे याद है मैं शाम को घर जाकर पल्लवी को हेल्प करता था कि यार हॉस्टल के लिए कैसे ऑडियंस लेकर आए। तो मैं फेसबुक पे गया और फेसबुक पर तब आप बाय लोकेशन सर्च कर सकते थे कि क्या क्या पोस्ट हैं जो वाराणसी के टैग से आई हैं। तो मुझे याद है मैं फेसबुक पे वाराणसी का टैग करता था और देखता था कि कौन कौन यंग लोग हैं जो क्रिएटिव पोस्ट कर रहे हैं फेसबुक पर, और उनको डायरेक्ट मैसेज करता था और कहता था कि ऐसा ऐसा हम लोगों ने एक हॉस्टल लॉन्च करा है जो एक नया कॉन्सेप्ट है इंडिया में, और मैंने देखा कि आप वाराणसी में हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा टाइम निकाल के हमारे पास आएँ और हमारे साथ चाय पीजिए, इस कॉन्सेप्ट को ज़रा देखिए ताकि आप इसके बारे में जानें और इसका मैसेज स्प्रेड करिए। एंड पीपल वर सो काइंड दैट दे जस्ट ऑब्लाइज्ड एंड दे जस्ट रिप्लाइड टू माय मैसेज एंड दे वर लाइक हाँ बिल्कुल, हमारी ट्रेन है 7 बजे की, वो डिले हो गई 1 घंटा, तो हम आ जाते हैं। हाँ हम बहुत दिन के लिए, हम वीकेंड पे आएंगे, चाय पियेंगे। लोग इतने अच्छे अच्छे क्रिएटिव लोग सब के सब आने लग गए, और सडनली जब वो आए तो उनको अपने पुराने दोस्त मिलने लग गए। एक लेडी थी जो आई, उनको अपना स्कूल फ्रेंड मिल गया एक और ट्रैवलर में।
तो वो कॉन्सेप्ट समहाउ इट जस्ट पिक्ड अप, और उसी टाइम क्वीन मूवी आई। क्वीन मूवी Okay. का एकदम से रेज था, और मीडिया क्वीन मूवी के बारे में बातें करना चाहता था, तो मीडिया ने हमारे बहुत सारे इंटरव्यूज लिए, और समहाउ विद द राइज ऑफ द पॉपुलैरिटी ऑफ द क्वीन मूवी, आई थिंक हॉस्टल कॉन्सेप्ट भी थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन होना शुरू हो गया। आई थिंक क्वीन मूवी ने बहुत बढ़िया प्रमोशन कर दिया था हॉस्टल का कि ये बहुत फन कॉन्सेप्ट है जहाँ पे सब लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ ट्रैवल करते हैं, दोस्त यार बनाते हैं। एंड एज लक वुड हैव इट कि जब हमने शुरू करा तभी क्वीन मूवी आ गई। अच्छा, इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, जनरली अभी जो लोग साइड बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, मान लो उनका मेन बिजनेस कोई और है, वो या तो बोलते हैं कि यार अपन कोई रेस्टोरेंट शुरू कर लेते हैं या होटल शुरू कर लेते हैं। ये हॉस्टल क्या प्रॉफिटेबल हो पाता है, या फिर ये एज अ पैशन प्रोजेक्ट ही बन पाता है? नहीं, हॉस्टल बिल्कुल प्रॉफिटेबल बिजनेस है और स्केलेबल बिजनेस भी है, बिकॉज बहुत बड़ा वॉइड है इस मार्केट में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 370 मिलियन यूथ, ऑलमोस्ट 180 मिलियन एग्जिस्टिंग ट्रिप्स, और वो चाह रहे हैं कि यार हमारे को होटल बट ये मिल जाए। 370 मिलियन तो सारे मेट्रो सिटीज में नहीं होंगे ना, तो आई एम अज्यूमिंग कि मेट्रो सिटीज वाले ही ज़्यादा ट्रैवल करते होंगे। हाँ, लेकिन 180 मिलियन ट्रिप तो आज की डेट में एग्जिस्ट करती है। ओके। आज की डेट में 18 से 35 साल का यूथ 180 मिलियन ट्रिप लेता है, जब उनके पास लेस देन 1000 रुपीज का होटल सप्लाई अवेलेबल नहीं है। तो इमेजिन अगर ये सप्लाई मिल जाए तो ये मार्केट कितना ग्रो कर सकता है। करेक्ट। जब जोमेटो नहीं था तब हम लोग कितना घर पे ऑर्डर करते थे, बहुत कम। बहुत कम। लेकिन जब जोमेटो ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करा, इजी डिस्कवरेबिलिटी ऑफ सो मेनी रेस्टोरेंट्स, डार्क स्टोर्स जिन्होंने बहुत एक्सपेंसिव रियल एस्टेट की कॉस्ट बिना हमें पास करे हुए क्वालिटी फूड हमें सप्लाई करना शुरू करा, और अश्योर्ड डिलीवरी, ट्रांसपेरेंट डिलीवरी जब से आई, वो डिलीवरी मार्केट एकदम से बूम कर गई, राइट? करेक्ट। तो मैं कह रहा हूँ कि आज की डेट में भी 180 मिलियन ट्रिप ये यूथ लेता है जब उसके पास कोई सप्लाई नहीं है। इमेजिन अगर ये सप्लाई उसको दे दिया जाए तो ये नंबर कितना बड़ा हो सकता है। एंड इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स, मान लो कि कितना रेवेन्यू एक हॉस्टल कर पाता है। मान लो कि एक बंदा सोच रहा है कि यार मैं साइड बिजनेस करना चाहता हूँ, बहुत लोग चाहते हैं कि मे बी माउंटेन्स में या बीचेस में अपना हॉस्टल टाइप खोलें, तो इसमें कितना रेवेन्यू बन सकता है एक साल में? 1 करोड़ रुपए टाइप्स रेवेन्यू बनाने के लिए क्या क्या उनको स्केल में ऑपरेट करना पड़ेगा? तो ऑब्वियसली ये हॉस्टल के साइज पे डिपेंड करता है। हाँ। बट आई थिंक एक इंपॉर्टेंट चीज तो ये, बहुत लोगों को ये लगता है कि अरे 300-400 रुपए का बेड बेच के पैसा कैसे बनेगा। बिल्कुल। बहुत सारे लोगों ने भी हमसे ये पूछा, पर आप ये समझिए कि बजट होटल जो है, ओयो, ट्रीबो, फैब, जिन्होंने ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करी इस बजट होटल कैटेगरी को, उसमें एक कमरा लगभग 1500 रुपये का बिकता है, 1500-2000 रुपये का बिकता है। अब अगर आप उसी कमरे में ऑन एन एवरेज 6 से 8 बेड डाल देते हैं और आप हर बेड को लगभग 400 से 500 रुपये में बेचते हैं, तो ऑलमोस्ट आप 2500 से 4000 रुपया उसी कमरे से बना रहे हैं, जो सेम रियल एस्टेट से बना रहे हैं, जो कमरा 1500 से 2000 रुपये में बिकने वाला था। तो डेफिनेटली आपका यील्ड सिग्निफिकेंटली हायर है देन एनी अदर होटल। और दूसरा, ये एक अनक्लटर्ड मार्केट है। होटल में एक होटल वर्सेस दूसरा होटल वर्सेस तीसरा बजट होटल में डिफरेंस आप नहीं जान पाएंगे। एक एरिया में आपको 2 रोड पीछे, 2 गली पीछे, आगे पीछे बहुत सारे होटल मिल जाएंगे, बट हॉस्टल मिलना मुश्किल है। हाँ, और हॉस्टल एक अंडर सर्व्ड मार्केट है, एक लार्ज मार्केट है जिसमें डिमांड बहुत ज्यादा है। तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, ये बजट होटल से बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, और एक वॉइड एग्जिस्ट करता है मार्केट में। तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें लोग अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। अब इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स क्या सेंस कैसे मेक करता है? अब मान लीजिए अगर एक 20 कमरे का होटल है, उसमें कुछ कमरों को आप प्राइवेट रूम में कन्वर्ट करेंगे, कुछ कमरों को आप डॉर्मेटरीज में कन्वर्ट करेंगे, कुछ जगह को आप कॉमन एरिया वगैरह बनाएंगे। तो अगर एक 20 कमरे का होटल है और उसको आप हॉस्टल कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो लगभग ऑन एन एवरेज प्राइवेट रूम, डॉर्म वगैरह ले लेके लगभग 5 की रेशो में कन्वर्ट होता है। मतलब कि एक 20 कमरे का होटल लगभग 100 बेड का हॉस्टल बनता है। तो वो 20 कमरे में होटल जो बोल रहे हैं आप, 2 बेड्स इन रूम अज्यूम कर रहे हैं? हाँ, अगर एक नॉर्मल होटल है जो 2 कमरे वाले 20 कमरे चल रहे थे, हाँ। अब उसमें आप कुछ कमरों को वैसा ही प्राइवेट रूम छोड़ेंगे, हाँ। कुछ कमरे बड़े होंगे जिनमें आप 8 बेड डालेंगे, कुछ अच्छा, कमरे छोटे होंगे जिनमें 6 डालेंगे, कुछ कमरे और छोटे होंगे जिनमें सिर्फ 4 ही बेड डाल पाएंगे। हाँ। तो 8, 6, 4 और 2 वाले प्राइवेट रूम करके ब्लेंडेड लगभग 20 कमरे का होटल में 100 बेड निकल आते हैं। ओके। 80 से 100 बेड निकल आते हैं। हाँ। तो ये 100 बेड का हॉस्टल लगभग 15 लाख रुपए महीने का रेवेन्यू बनाता है। इसमें फूड और अकोमोडेशन इंक्लूडेड है। अच्छा, तो फूड आप यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे? मोस्टली होटल्स भी फूड प्रोवाइड करते हैं, तो इसमें भी अगर आप फूड प्रोवाइड करेंगे तो एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम होगा। हाँ,
तो सब मिला के लगभग 15 लाख रुपए महीना एक रीजनेबल एवरेज एनुअलाइज्ड नंबर है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सारे बेड हर टाइम पे भरे रहेंगे। करेक्ट। लगभग 60-65% ऑक्यूपेंसी पे चलेगा। एडीआर भी मतलब कि रूम रेट भी हर रात अलग अलग होता है, फ्लक्चुएट होगा। और हर डॉर्मेटरी के कैटेगरी का भी अलग अलग रेट होगा, बट मोटा मोटा एक 20 कमरे का होटल या 100 बेड का हॉस्टल लगभग 15 लाख रुपए बना देगा रेवेन्यू का। वो 15 लाख रुपए जब आप उसका रेंट पे करेंगे, आप सारा स्टाफ की सैलरी पे करेंगे, आप बिजली, पानी, बहुत सारी और कॉस्ट, वाईफाई, ये सारी की सारी चीज़ों की जब कॉस्ट निकालेंगे, और ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट की कमीशन भी निकालेंगे, मेक माई ट्रिप, गोआईबीबो वगैरह की जब कमीशन निकालेंगे, तो लगभग 30% मार्जिन आपके पास बचेगा ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट की कमीशन निकालने के बाद। तो मतलब कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट के बाद भी 15 लाख है तो 5 लाख टाइप्स बचा। 4.5-5 लाख रुपया बचा। हाँ। अब वो 4.5-5 लाख रुपया हमारी जैसी कंपनी, क्योंकि हम एक फ्रेंचाइजी ओनर नहीं है, तो हमारा वो कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट होती है कि हमारी फाइनेंस टीम है, एचआर टीम है, जो सेंटर में फंक्शंस हैं वो बैठी होती है, और प्रमोटर्स की सैलरी निकलती है। लेकिन अगर आप एक फ्रेंचाइजी ओनर हो और आपके पास 4.5 लाख रुपया बच रहा है, आपको 4.5 लाख रुपये ऐसे सोचना है कि लगभग जो मैंने केपेक्स डाला इसकी रिकवरी, और दूसरा आपके टाइम की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। 20 कमरे के होटल को हॉस्टल में कन्वर्ट करने में लगभग 50 लाख रुपए लगेंगे। अच्छा। तो 50 लाख रुपए को अगर आपको 2 साल में रिकवर करना है तो लगभग 2 लाख रुपए महीना। तो 2 लाख रुपए महीना तो आप अपना कैपिटल का रिकवरी 1.5 से 2 लाख रुपया, क्योंकि यूजुअली फ्रेंचाइजी जब कोई ब्रांड का भी लेता है तो केपेक्स रिकवरी लगभग 3 साल होती है। तो अगर आप 3 साल में 50 लाख रुपए रिकवर कर रहे हैं तो लगभग लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपया महीना आप मान लीजिए कि केपेक्स का रिकवरी आ रहा है, और उसके अलावा 3 लाख रुपया आपका नेट आपके टाइम का पैसा है। हाँ, प्रॉफिटेबल। तो अगर आपकी सैलरी 3 लाख से कम है, हाँ। तो आप ये हॉस्टल बिल्कुल करना चाहिए आपको। इसमें आपने 2-3 चीज़ें बोला कि 30% तो प्रॉफिट बचता ही है, बट आप बाकी जो है, एक तो वहाँ पे ऑन ग्राउंड स्टाफ का कॉस्ट रहेगा, प्लस कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, एंड जो आप मेक माई ट्रिप इन सबको देते हैं। तो इसमें मेक माई ट्रिप या गोआईबीबो इसमें कितना कमीशन लेते होंगे वो ऑन एवरेज? ऑन एन एवरेज देखिए, हम तो एक ब्रांड है, तो हाँ। हमारा तो कमीशन अलग एक स्केल पर Negotiated होता है, rate स्केल पर होता होता है। पर मुझे यूजुअली मार्केट का स्टैंडर्ड जो समझ आता है, लगभग 15 से 25% कमीशन ये ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट, अलग अलग ट्रैवल एजेंट्स लेते हैं। ओके। एंड कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट फिर आप, आई थिंक इसमें अगर आप सोशल मीडिया और उन सब के थ्रू करेंगे तो धीरे धीरे वो भी कम होता रहेगा। जी, तो मैं 10% ले रहा हूँ हाँ। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सारा बिजनेस उनके थ्रू ही आएगा। Okay. कुछ बिजनेस उनके थ्रू आएगा, कुछ बिजनेस एक रात बुक करके आएगा गोआईबीबो मेक माई ट्रिप से, फिर अगली रात आपसे डायरेक्टली बुक करेगा। ओके। तो आप एक रात पे 15-20%, और फिर फूड रेवेन्यू पे तो आपको कमीशन देना नहीं है। हाँ, तो नेट नेट लगभग 10% आपका रेवेन्यू का हाँ। वो इन ओटीएस पे चला जाता है। ओके। तो 10-15% आपने ये गोआईबीबो मेक माई ट्रिप इनको दिया, एंड और क्या था? और रेंट हो गया नहीं लगभग। नहीं, हाँ, तो इसका अगर ब्रेकअप बता दें, जो क्या तो मोटा मोटा अगर ब्रेकअप बनाया जाए तो हाँ। रेंट यूजुअली 20% होता है। ओके। हाँ, तो स्टाफ कॉस्ट लगभग 15% होगी, 35% हो गया। 35% हो गया। हाँ। यूटिलिटी कॉस्ट लगभग 15% होगी, हाँ। तो 50% हो गया। हाँ। और यूटिलिटी कॉस्ट मतलब? यूटिलिटी मतलब बिजली का भी, अच्छा, इंटरनेट। पानी का खर्चा। हाँ, इंटरनेट, ये सब। हाँ, और बाकी 10% वो क्या कहते हैं, और एंसिलरी एक्सपेंसेस होंगे, तो उस 10% में एक्चुअली वाईफाई एक्सपेंसेस आएंगे। अच्छा। या आप जो डायरेक्ट बुकिंग ले रहे हो उसमें ईडीसी मशीन है, जो आपकी पाइन लैब की मशीन हाँ, जो POS है, हाँ, जहाँ POS swipe है, कर दो। उसका जो खर्चा है, सॉफ्टवेयर मेंटेन कर रहे हो वो सॉफ्टवेयर का खर्चा, हाँ। और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे खर्चे, तो वो 10% वो है। तो ये सब हट के लगभग 60% हट गया, हाँ। तो 40% बच गया। अब Okay. 40% में से 10% आपने लगभग ओटीए को दे दिया, हाँ। तो 30% आपके पास बच गया। आई एम अज्यूमिंग कि आप किस लोकेशन पे ऑपरेट करते हैं वो भी बहुत मैटर करता है, इन द सेंस कि कुछ, आई थिंक गोवा, पौंडीचेरी टाइप्स, ये ऑलरेडी हॉस्टल लोकेशंस हैं, तो वहाँ आप खोलेंगे तो ज़्यादा चांसेस हैं आपके ग्रोथ के। या अब आप देखते हैं कि क्योंकि अंडर सर्व्ड मार्केट है, तो जहाँ पे भी टूरिस्ट आते हैं वहाँ चल जाएगा ये। जहाँ पे भी यंग बच्चा ट्रैवल कर रहा है, हाँ। उसको होटल चाहिए, और उसका डिफैक्टो होटल चॉइस तो हॉस्टल है। अभी तो इंडिया में हॉस्टल इतना अंडर सर्व्ड है कि आप कहीं भी खोल लीजिए, इट विल डू वेल। अच्छा। बिकॉज
डिमांड इतनी ज्यादा है और सप्लाई इतनी कम है, अभी गैप इतना ज्यादा है। Okay. वो तो 10 साल आगे की बात है कि जब सोचना पड़ेगा कि यार गोवा में खोलें या ऋषिकेश में खोलें। आज तो आप कहीं भी खोल दीजिए, अच्छा ही चलेगा। जो आपने बहुत बात बोली कि यार गोवा में एक अलग तरीके का सीजन होता है, ऋषिकेश में एक अलग तरीके का सीजन होता है, तो वो अपने आप रेंट और बाकी कॉस्ट में एडजस्ट हो जाता है। तो ऐसा नहीं होता कि 20 कमरे का होटल का रेंट गोवा में और वाराणसी में या दिल्ली में सेम होगा। ओके सब जगह रेंट उसी हिसाब से होगा कि वहां पर कितना ट्रैवल डिमांड है। हाँ, हाँ। ट्रैवल डिमांड कम है तो मान लो आप पुरी में खोलते हो तो वहाँ आपको रेंट भी काफी कम देना पड़ेगा। यस, हाँ। पर आप वहां जो रेवेन्यू बनाओगे उसका लगभग 20% रेंट में चला जाएगा। तो पंकज आप तो ऑफ कोर्स ये यूथ फोकस्ड हॉस्टल चेन चलाते हैं, बट और क्या आप बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देखते हैं ये ट्रैवलिंग सेक्टर में जिसमें काफी पोटेंशियल है आपके हिसाब से? तो किसी भी सेक्टर में अगर आप इंडिया के लिए बिल्ड कर रहे हो, पहला तो मेरे को तो ये क्लियर है कि चाहे आप शेविंग कंपनी बना रहे हो, चाहे आप फर्नीचर कंपनी बना रहे हो, चाहे आप लिविंग स्टार्टअप बना रहे हो, आपको इंडिया में सबसे बड़ा मार्केट यूथ है। तो और इनफ ग्रोइंग फॉर इनफ फोर्सिएबल फ्यूचर यूथ है। तो मैं तो सिर्फ यूथ मार्केट के लिए ही वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बिल्ड करूंगा। तो अब ट्रैवल, मैं कहूंगा कि इसमें यूथ ट्रैवल के लिए बिल्ड करना चाहिए, जो हम भी कर रहे हैं। अब यूथ ट्रैवल में कौन कौन से फैसेट्स हैं और वहाँ पे क्या क्या कमियां हैं, वो किसी को देखने की जरूरत है। और इंडिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है यूथ ट्रैवल के स्पेस में। आई विश मैं सारी की सारी सॉल्व कर सकता, लेकिन इतनी सारी है कि हम हॉस्टल ही सॉल्व कर लें। बहुत बड़ी कुछ बात है। एग्जांपल्स अगर आप दे दें। हाँ। कुछ एग्जांपल्स तो यूथ पहले तो हॉस्टल तक पहुंचने के लिए, ट्रैवल के लिए सबसे पहला चीज़ क्या चाहिए उसको? बस चाहिए और ट्रेन चाहिए। ट्रेन को बुक करना इंडिया में इतना मुश्किल है। आई थिंक उसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि अरे हम आपको प्रेडिक्शन बता देंगे, आपके टिकट को कंफर्म होने के कितने पॉसिबल वेज हैं, हम आपको कुछ प्रेडिक्शन बता देंगे कि ये टिकट अवेलेबिलिटी के क्या चांसेस हैं इस डेट तक, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन वहाँ पर सॉल्व करने का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। एंड उसमें भी जैसे कि हम डिस्कस करें कि कंफर्म टिकट ने सिर्फ टेक बेस्ड सोल्यूशन बनाया, उनको इतना ऑपरेशंस और वो सब भी नहीं करना पड़ा, एंड फिर भी इक्सिगो ने उनको अक्वायर कर लिया। एब्सोल्युटली, है ना, क्योंकि काफी बर्निंग प्रॉब्लम है। तो हाँ, लेकिन मैं तो सिर्फ कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ। सोच रहा हूँ। कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को तो चाहिए कि यार पूरा एंड टू एंड अश्योर्ड बुकिंग एक्सपीरियंस मेरे को दे दो। तो जैसे वहाँ पर मूवी तो बुक होती है वैसे ट्रेन की टिकट बुक हो जाए। बिल्कुल है मुझे ना? समझ ही नहीं आ रहा ट्रेन बुकिंग इतनी मुश्किल क्यों है इंडिया करेक्ट। में। हाँ हाँ। तो उसको सॉल्व करने की बहुत ज़रूरत है। नहीं तो लोग घबराते हैं ट्रेन टिकट बुक करने के लिए। हाँ। दूसरा बस। अब बस पे बहुत सारे स्टार्टअप्स आए जिन्होंने बस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का शुरू करा कि यार छोटे ऑपरेटर्स जो हैं उनको अकाउंटेबल होल्ड कैसे करा जाए। एक स्टैंडर्डाइज्ड ब्रांड हो जो टेक इनेबल्ड हो, जो टेक के थ्रू मेरे को इजी डिस्कवरेबिलिटी, इनफ स्टैंडर्डाइज सप्लाई प्रोवाइड कर दे, टेक के थ्रू ट्रांसपेरेंटली मेरे एक्सपीरियंस को ऑगमेंट भी करे और मेरे एक्सपीरियंस को स्टैंडर्डाइज भी करे। तो उसमें भी काफ़ी सारे स्टार्टअप्स हैं। आई थिंक रेड बस वन ऑफ द इनिशियल था जिन्होंने सिर्फ एग्रीगेट कर दिया, बट अभी जैसे कि हम नियो बस और ये सब हैं जो कि फुल स्टैक ओन बसेस भी उनकी खुद की होती हैं, तो उसमें मार्जिन भी आई थिंक बेटर होता है एंड वो एक्सपीरियंस भी बेटर प्रोवाइड कर पाते हैं। करेक्ट। तो रेड बस ने जो बसेस थी उनको ऑनलाइन ले आए कि अरे आपको काउंटर पे जाके ढूंढने की जरूरत नहीं, अब आप फोन पे बुक कर लो। हाँ। अब उसके अलावा लेकिन इसकी एश्योरेंस कौन लेगा? और एक ब्रांड बोल दो ताकि मेरे को एक एश्योरिटी रहे कि एक सर्टेन स्टैंडर्ड तो फॉलोड रहेगा। तो वहाँ पर ये जिंग बस और ये सारे स्टार्टअप्स आ गए। तो ये एक प्रॉब्लम है सॉल्व करने वाली। तो ये हो गया एक ट्रैवल डोमेन। दूसरा है यूथ जब कोई एक जगह ट्रैवल करता है वहाँ पर इन डेस्टिनेशन एक्सपीरियंसेस होते हैं कि मेरे को ऋषिकेश में राफ्टिंग करनी है, मेरे को बीर में पैराग्लाइडिंग करनी है। अब वहाँ पर बहुत सारे छोटे लोकल टूर ऑपरेटर्स हैं और कई जगह तो लोकल टूर ऑपरेटर्स हैं भी नहीं, या हैं तो प्रॉपर तरीके से एक्रेडिटेड, प्रॉपर तरीके से ट्रेंड, प्रॉपर तरीके से सेफ्टी मेजर्स फॉलो करने वाले नहीं है। और प्राइसिंग भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। प्राइसिंग भी आप ट्रांसपेरेंट बैठ के वहाँ नेगोशिएट करे आ रहे हो। ऋषिकेश में कोई बोल रहा है 12 किलोमीटर करेंगे, कोई बोलेगा 14 किलोमीटर की राफ्टिंग होगी, कोई 17 किलोमीटर बोल के 14 किलोमीटर वाली करवा दे रहा है। एब्सोल्युटली। है ना? तो एक्सपीरियंसेस में तो सप्लाई को एक तो ऑगमेंट करना और उसको स्टैंडर्डाइज करना और उसको टेक के थ्रू डिस्कवरेबल और प्रेडिक्टेबल बनाना, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो आई थिंक थ्रिलोफिलिया जैसे एक स्टार्टअप है वो इसको एड्रेस करना चाह रहा है। आई थिंक ग्लोबली क्लूक है और बहुत सारे और स्टार्टअप्स हैं जो इस एरिया में काम कर रहे हैं, लेकिन इंडिया में बहुत इंडियन मार्केट क्रैक नहीं कर पा रहा। हाँ, आई थिंक थ्रिलोफिलिया भी सिर्फ एग्रीगेट करता है, लेकिन सप्लाई क्रिएशन में हैंड्स डर्टी, मैं चाहूंगा कि कुछ स्टार्टअप्स अपना हैंड्स डर्टी करके और इस चीज को
प्रॉपरली फुल स्टैक ऑपरेटर्स आए, फुल स्टैक सप्लाई प्रोवाइडर्स आए। आई थिंक तभी क्वालिटी एक मेंटेन होगा, नहीं तो एग्रीगेट तो आप उस चीज को करोगे ना जहाँ पे सप्लाई बहुत ज्यादा है, जहाँ हाँ। सप्लाई का प्रॉब्लम, पहले सप्लाई को तो सॉल्व करो। करेक्ट। हाँ। हाँ हाँ तो एक ये है। उसके अलावा होटल की प्रॉब्लम थी, लेस बजट में अच्छे प्रेडिक्टेबल हाई क्वालिटी होटल्स यूथ के लिए थे नहीं, जो हॉस्टल्स सॉल्व कर रहे हैं। बट इंटरेस्टिंगली अभी तो चलो मुझे लगता है कि मेट्रो सिटीज़ में लोग मे भी अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं, या कुछ कुछ सोलो ट्रैवल भी कर लेते होंगे आजकल, सब इंस्टाग्राम में देख के कि हाँ यार अपने लाइफ को फिगर आउट करना है। बट मोस्टली जितना देखा है कि लोग या तो फैमिलीज़ के साथ ट्रैवल करते हैं, या जैसे कि मान लो ऑफिस टूर्स हो गए, बड़े बड़े स्कूल ट्रिप्स हो गए, कॉलेज ट्रिप्स हो गए, वो बड़े, तो वो मोस्टली सब होटल रूम्स में रहते हैं। तो ये कितना बड़ा कैटेगरी बिल्ड करना कितना डिफिकल्ट है, एंड क्या आपको लगता है कि ये इंडिया में भी ग्रो होगा? क्योंकि जैसे गोवा, पौंडीचेरी, यहाँ पे आई थिंक काफ़ी टाइम से ये हॉस्टल का कॉन्सेप्ट है, बट वो ऑल ओवर इंडिया में इसकी मार्केट पोटेंशियल है कि नहीं, आपको क्या लगता है? जो यूथ अपने पेरेंट्स के साथ ट्रैवल करता है, या जो यूथ ऑफिस में और लोगों के साथ आउटबाउंड ट्रेनिंग वगैरह में ट्रैवल करता है, वो मेरे हिसाब से बहुत छोटा मार्केट है। जो बड़ा और ग्रोइंग मार्केट है वो है यूथ अपने दोस्तों के साथ वीकेंड ट्रिप्स ले, वो सबसे बड़ा मार्केट है। आप खुद ही सोचिए, हमारी जनरेशन अलग थी क्योंकि हम लोग सोलो ट्रैवल बहुत कम करते थे। हम डेफिनेटली अपने पेरेंट्स के साथ अटैच थे और वहीं पे ट्रैवल करते थे, लेकिन आज का यूथ बहुत ही ज़्यादा इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस रखता है, बहुत ही एम्पावर्ड फील करता है, और बिल्कुल ऐसा सेफ्टी और फाइनेंशियल कंसर्न्स नहीं है जो हमारी जनरेशन के थे, और बिल्कुल रेस्टलेस है और वेट नहीं करना चाहता कि जब मैं 25-30 साल का होऊंगा मैं तभी ट्रैवल करूंगा। वो यूथ आज जब 18 साल का होता है, जब कॉलेज में एंटर करता है, तब वो वेट नहीं कर सकता अपनी एक ट्रिप लेने के लिए, चाहे वो अकेला ले, चाहे वो और अपने फ्रेंड्स के ग्रुप के साथ ले। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा और सबसे ग्रोइंग मार्केट यूथ ट्रैवल में ये फ्रेंड्स का ग्रुप ट्रैवल वाला मार्केट है। तो आप हमारे साथ मौजूद हैं पल्लवी, जो कि को-फाउंडर एंड सीईओ हैं गोस्टॉप हॉस्टल्स की। पल्लवी, आप अच्छी खासी जॉब कर रहे थे, कंज्यूमर इनसाइट्स डिवीजन में काम कर रहे थे, तो अभी 10 साल हो गए हैं चलाते हुए स्टार्टअप को, तो क्या लग रहा है, वर्थ इट था या मज़ा जॉब में ही फन था? नहीं नहीं, वर्थ इट था। वैसे तो मेरे को अपना जॉब बहुत ही प्यारा था। हाँ। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कंज्यूमर बिहेवियर रिसर्च करना, तो 10 साल मैंने वो किया है बिफोर स्टार्टिंग दिस। तो ऐसा नहीं था कि मैं जॉब से परेशान थी इसलिए मैंने ये शुरू किया। अच्छा। इनफैक्ट ये शुरू करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि मुझे अपना जॉब इतना प्यारा था, लेकिन ये जो मन था कि मुझे हॉस्टल्स बनाने हैं इंडिया में, और खूब सारे बनाने हैं जिससे यंग इंडियंस कैन ट्रैवल अक्रॉस द कंट्री, ये इतना फितूर चढ़ गया था दिमाग में कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। नहीं, जब हम यंग होते हैं तब बहुत सारे ट्रैवल शोज देखते रहते हैं एंड सोचते हैं कि हाँ हम भी ट्रैवल करेंगे, एंड वहाँ पे वो हॉस्टल में जाते हैं। बट जब जब हम कॉलेज में गए तब इतने ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे, अब धीरे धीरे आ रहे हैं ऑप्शंस। जैसे कि अभी होटल्स काफ़ी ज़मानों से चल रहे हैं, तो ताज, मैरियट ये काफ़ी बड़े लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। आपने ये देखा कि यूरोप में 2 हॉस्टल्स पॉपुलर हो रहे हैं, फिर भी कोई ग्लोबल प्लेयर या बड़े प्लेयर्स क्यों नहीं मर्ज कर रहे हैं? क्या ये मार्केट उतनी बड़ी नहीं है, या मार्केट को किसी ने सही से टैकल नहीं किया है? नहीं नहीं, यूरोप में बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। जनरेटर हॉस्टल है, वॉम्बैट्स है, माइनिंगर है, ये मल्टीपल सिटीज़ में प्रेजेंट है। मतलब इनके पास भी ऑब्वियसली वेरियस लेवल्स पे 12 से लेके 20-25 हॉस्टल्स ऑलरेडी हैं, और बड़े बड़े इनके हॉस्टल्स ऐसे होते हैं जिसमें एक हॉस्टल के अंदर 300 बेड होंगे। ओके। तो ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, फंडेड प्लेयर्स हैं। बट यूरोप के अंदर हॉस्टलिंग कॉन्सेप्ट शुरू हो गया था 1920 में, 1930 के अंदर। ओके। तो धीरे धीरे करके इंडिया में भी इनफैक्ट यूथ हॉस्टल का अगर हम हिस्ट्री देखें तो इंडिपेंडेंस के आसपास नेहरू युवा केंद्र एक एस्टैब्लिश हुआ था, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने कहा था कि हम यूथ हॉस्टल्स खोलेंगे जिससे यंग लोग अपनी कंट्री को ट्रैवल करके अपनी कंट्री को बेटर समझ सकें। तो गवर्नमेंट ने बहुत यूथ हॉस्टल्स खोले थे, और उसके बाद वो प्रोजेक्ट धीरे धीरे एक्सपैंड नहीं किया। आज की तारीख में भी करीबन 60 यूथ हॉस्टल गवर्नमेंट के यूथ हॉस्टल्स हैं। एक अगर नॉर्मल बंदा भी हॉस्टल शुरू कर रहा है, आप शुरू कर रहे हो, आप मान लो ऋषिकेश में खोलना है, आप डिसाइड कैसे करते हो कि कहाँ खोलना है? क्या आप सिटी सेंटर में ही खोलते हो, या और भी फैक्टर्स होते हैं डिसाइड करने के लिए? सिटी सेंटर में इनफैक्ट खोलने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके। हम यंग लोग काफ़ी एंटरप्राइजिंग होते हैं, तो एज अ रिजल्ट व्हाट दे नीड इज कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। अब आप कहीं पे भी खोलो,
एक्सेस टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, चाहे ऑटो मिल जाए बाहर, चाहे बस मिल जाए, एक पान की दुकान होनी चाहिए जिसपे सिगरेट मिल जाए, हाँ। चिप्स मिल जाए, ये सब चीजें होनी चाहिए। ओके। एंड एक्सेस टू द मेन साइट्स। जरूरी नहीं है कि अगर मेरे को दिल्ली के अंदर रेड फोर्ट दिखाना है तो मुझे रेड फोर्ट के बगल में ही खोलना है, बट ऐसी जगह हो जहाँ रेड फोर्ट से पहुंच सकते हैं आराम से 5-6 किलोमीटर के अंदर। तो सिटी सेंटर जैसी चीज स्पेशली हिल्स के अंदर बिल्कुल जरूरत नहीं होती। थोड़ा बाहर ही खोलिए तो बेटर है, क्योंकि यंग लोगों को एक चीज और पसंद आती है कि जब आप ट्रैवल कर रहे हो किसी लीजर जगह पे तो एक बक्से में ना बंद हो जाएं, कुछ सुंदर व्यूज हो, थोड़ा शांति से रहें। हाँ, बाहर की कोई अच्छी वादियां दिख रही हो, तो हाँ। हम उस चीज को बहुत ध्यान देते हैं कि बाहर के व्यूज भी अच्छे हो और एक्सेसिबिलिटी भी हो। हाँ, एंड प्लस आई थिंक ब्रांड के लिए भी बेटर है क्योंकि वो रियल एस्टेट भी थोड़ा सस्ता पड़ता है, तो आप और बढ़िया बना सकते हो। हाँ, मतलब जरूरी नहीं होता, डिपेंड करता है कि लेस क्राउडेड होता है थोड़ा, हाँ हाँ हाँ। तो थोड़ा ज्यादा पीसफुल हो जाता है वो। एक तो ऑफ कोर्स होटल वो सब तो है, होम स्टे या कैंपिंग, इन साइड्स को कैसे देखते हैं एज टर्म्स ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, या वो साइड हसल के लिए या लोकल लेवल पे 2-4 रूम लेने के लिए उनके लिए सही रहता है? मेरे हिसाब से होम स्टे एक बहुत अच्छी कैटेगरी है। आज के टाइम पे एक नया टर्म आया है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जिसको कहते हैं ऑल्टरनेट अकोमोडेशन। ऑल्टरनेट अकोमोडेशन का मतलब होता है कि जो ट्रेडिशनल होटल्स के अंदर नहीं डाले जाते हैं, जैसे हो गया होम स्टे, हो गया विलाज, हो गए हॉस्टल्स, हो गए ग्लैम्पिंग साइट्स, हो गए ग्लैम्पिंग मतलब? ग्लैम्पिंग इज ग्लैमरस कैंपिंग। ओके ओके, तो अच्छा कैंपिंग को भी हाँ, ग्लैमरस? हाँ, लग्जरी कैंपिंग इज ग्लैम्पिंग। ओके। तो ये सब ऑल्टरनेट अकोमोडेशन की फील्ड में आते हैं। इस समय ऑल्टरनेट अकोमोडेशन बहुत ही अच्छा काम कर रही है। बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स आ गए हैं अब इसके अंदर, जैसे कि स्टे विस्टा है, सैफरन स्टेज है, हाँ हाँ। ये सब लोग विलाज कर रहे हैं फॉर फैमिली रेंटल्स, 5 रूम एक साथ 6। अब आमा ट्रेल्स आ गया है विच इज अ ताज एंटरप्राइज। ओके, तो ताज भी इस फील्ड ताज भी इस फील्ड में आ गए हैं। ओके। तो होम स्टेज एट एन एग्रीगेट लेवल, तो ऑब्वियसली इट्स अ बिग बिजनेस राइट नाउ। अगर इंडिविजुअली कोई होम स्टे चलाना चाहता है तो बहुत सारे इंडिविजुअल होम स्टेज भी हैं जो अच्छा करते हैं। उसमें मेहनत थोड़ी ज्यादा लगती है, ओके। क्योंकि आप अवेयरनेस कैसे क्रिएट करोगे। हाँ, वो आपका एक होम स्टे, वो मार्केटिंग या हाँ, इनिशियल कस्टमर्स कैसे लेके आओगे? करेक्ट। तो मतलब अगर आपका आइडिया ये है कि मैं इसको लार्ज स्केल पे करूंगा और होम स्टे लोगों को मोटिवेट करूंगा और फिर उसको ग्रो करूंगा, तो दैट इज अ स्केलेबल बिजनेस। अदरवाइज इंडिविजुअली चला सकते हो, बट मेरे को लगता है उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कॉन्स्टेंटली उसके सोशल मीडिया पे एंगेजमेंट लाना, इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू एंगेजमेंट लाना, वो बहुत ज़रूरी होता है। बट देर आर कपल ऑफ वेरी सक्सेसफुल होम स्टेज जो सिर्फ इंडिविजुअली एक एक चला रहे हैं ओके। एंड वेरी पॉपुलर। अभी आपने क्योंकि कंज्यूमर इंसाइट्स वाले फील्ड में काम भी किया है, एक एंटरप्रेन्योर्स या बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को ये दिक्कत होती है कि यार वो इंसाइट्स ढूंढ नहीं पाते, या तो उनको समझ नहीं आता इंसाइट्स ढूंढे कहाँ से, और वो इंसाइट है वो पता नहीं कर पाते हैं। तो ये इंसाइट्स वो ढूंढते कैसे? मतलब मुझे एक बिजनेस शुरू करना, चाहे रियल एस्टेट का हो, होटल का हो, हॉस्टल का हो, तो ये इंसाइट्स कैसे पता करते हैं? 3-4 तरीके होते हैं इनसाइट्स ढूंढने के। एक तो सबसे पहले तो डेस्क रिसर्च होती है। इसका मतलब? आप खुद बैठ के पहले स्टडी करो नंबर्स क्या है, ओके, इंटरनेट पे सर्च करो, रेलिवेंट सर्चेस करो। मतलब जब मैंने बनारस में खोला था तो हॉस्टल एग्जिस्ट नहीं करते थे वहाँ। अब मैं कैसे प्राइस करूँ बनारस में, मुझे नहीं पता, मैं किधर खोलूँ मुझे नहीं पता, तो मैं कैसे करूँ उसको सर्च। तो उसका एक ही तरीका था, उस समय ऑलरेडी MMT और booking.com एग्जिस्ट करते थे, तो मैं ऑनलाइन गई, मैंने देखा कि कहाँ पे मैक्सिमम लिस्टिंग्स हैं और कितने प्राइस में बिक रहे हैं। तो उस हिसाब से मुझे पता चला मैक्सिमम घाट पे होम स्टेज, ठीक है, और वरना होटल्स हैं जो कि कैंट में। तो मैंने कहा मुझे तो कैंट नहीं जाना है, तो घाट के पास रहना है, लेकिन मुझे घाट पे नहीं रहना है, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, घाट पतली पतली गलियाँ होती है, तो थोड़ा बाहर रहेंगे, लेकिन इतना कि 2 किलोमीटर में आप घाट पे पहुँच गए। तो उस हिसाब से हमने देखा, फिर हमने देखा कि मोस्टली प्राइवेट रूम्स 800-900 रुपये में बिक रहे थे होम स्टेज के अंदर। तो वी न्यू कि हमको अपना बेड 500-450 के आसपास प्राइस करना होगा, जिससे 2 लोग उसमें आराम से रह सकें। तो इस तरीके से खुद एक तो रिसर्च करनी पड़ती है पहले, इसको डेस्क रिसर्च कहते हैं। उसके बाद बहुत तरीके हैं कस्टमर को समझने के। आपके पास जब कस्टमर आना शुरू कर दे तो कॉन्स्टेंटली फीडबैक लेते रहो। एक तो कस्टमर भी कॉन्स्टेंटली फीडबैक देता है, क्योंकि कोई भी OTA पे आपको अपॉर्चुनिटी होती है अपना रिव्यू छोड़ने की। उस रिव्यू को पढ़िए, उस रिव्यू को सीरियसली लीजिए, ये मत सोचिए कि कस्टमर ने गलत कहा है। कस्टमर जो कह रहा है वो सही है, ये एक माइंडसेट होना बहुत जरूरी है कि कस्टमर इज राइट। करेक्ट। अगर आप
ये नहीं मैं कह रही कि सब कुछ बदल दो उसके वजह से, लेकिन अगर आप उसको एग्रीगेट लेवल पे पढ़ते रहोगे तो आपको समझ में आ जाएगा मोटी मोटी चीजें क्या खराब है, और फिर आप उसको फिक्स करना शुरू करोगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। बाकी जब पैसे आ जाते हैं उसके बाद सर्वे शुरू हो जाते हैं, यू कैन एंगेज एजेंसीज। नहीं, मैं उस एंगल से पूछ रहा हूँ, क्या मुझे कोई बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करना है, हाँ, उससे पहले जो कंज्यूमर इंसाइट्स वो सब कैसे लेके आए? अपने ऐसे वाराणसी का तो एग्जांपल लिया कि अपने Desk research करा। हाँ, डेस्क रिसर्च किया, क्या वही तरीका है या फिर आपने ऑन ग्राउंड जाके भी कुछ किया रिसर्च? नहीं हमने ऑन ग्राउंड नहीं किया था, लेकिन अच्छा। ऑन ग्राउंड जाके भी करने के तरीके होते हैं, यूजुअली वो अपने पेयर ग्रुप में ही करना पड़ता है। ओके, जो वहाँ का है मे बी। मतलब आपके फ्रेंड्स में से समझना पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन तुम किस इंडस्ट्री के अंदर क्या करने वाले हो, हाँ हाँ हाँ। राइट? तो उस हिसाब से आपको बात करनी पड़ती है। मतलब हमारे केस में क्योंकि हमारे पास वो था ही नहीं कोई बात करने के लिए, क्योंकि correct। ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करते थे हॉस्टल्स। हम्म। और मैं यंग ट्रैवलर से जाके क्या पूछती, उसने हॉस्टल कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया था, ओके। तो मेरे को तो एक रिस्क लेना पड़ा कि ये चलेगा। मेरा सिंपल ये चीज थी, अगर ये यूरोप में चल रहा है तो इंडिया में क्यों नहीं चलेगा? करेक्ट। सिंपल सी चीज, हाँ हाँ। इसीलिए हमने चालू किया। उसको फिर आपने इंडिया के मॉडल पे कुछ चेंजेस किए या उतना कुछ नहीं नहीं, बहुत चेंजेस किए हमने। अच्छा। तो यूरोपियन कॉन्सेप्ट में काफ़ी सारी चीज़ें थी जो डिफरेंट थी। जैसे यूरोप में मोस्टली सारे हॉस्टल्स सेल्फ सर्विस होते हैं। तो उनके यहाँ काफ़ी हॉस्टल्स के अंदर कैफेटेरिया भी नहीं होता है, पैंट्री होती है जहाँ अपना खाना खुद बनाते हो, ओके। अपना लगेज खुद उठाते हो। बेड मेकिंग नहीं करते हैं वो लोग। हाँ। आपके हाथ में आपको अपनी चादर दे देते हैं और पिलो कवर दे देते हैं, आप जाके खुद बिछाते हो उसको। बेसिकली सेल्फ सर्विस होता है, पूरा सब कुछ। सेल्फ सर्विस होता है। हाँ। तो जब हमने इंडियंस को होस्ट करना शुरू किया तो हमें रियलाइज हो गया कि ये चीज़ नहीं हो सकती। अच्छा। तो इंडियंस हॉस्टल के अंदर, पैंट्री के अंदर एक नॉवेल्टी थी कि हम सब मिलके कुक करेंगे, स्पेशली रात को। हाँ। जब सब कॉमन एरिया में बैठे हैं और गप्पे मार रहे हैं, तो एक ने मैगी बना ली, एक ने बटर जैम बना लिया, बट उसकी वजह से पूरा खाना वो खा सकते हैं जैसे यूरोपियन हॉस्टल्स में होता है, वो नहीं हो सकता था। तो हमें समझ में आया कि हमें 24/7 कैफे देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यंग इंडियंस आर नॉक्टर्नल, रात भर जगे रहते हैं। हाँ हाँ। रात भर जगे रहते हैं तो रात भर भूख लगती है, Correct। तो एज अ रिजल्ट हमको कैफे तो देना ही था। हाँ। इंडियंस सोशल है, मतलब बहुत ही एक फन चीज़ है, क्योंकि इंडिया अभी भी स्मॉल ग्रुप्स में ट्रैवल करता है, 2 या 3 लोगों के ग्रुप में। हाँ। तो वो लोग मिक्स जेंडर डॉम में रहते हैं, Okay। जिससे सेपरेट ना करें। अगर 2 लड़के 1 लड़की है, 2 लड़कियां 1 लड़के ट्रैवल कर रहे हैं साथ में, तो मेल फीमेल डॉम की जगह है वो मिक्स्ड डॉम में रहते हैं, जिससे जैसे आप जानते हैं ना, बस में भी लोग सेपरेट नहीं होते, हाँ, हाँ। सीटें एक्सचेंज करते रहते हैं, Correct। फ्लाइट पे भी, ट्रेन में भी, हाँ। वो वाली चीज़ है। तो उसके अंदर दे ऑल वांट टू स्टे टुगेदर, बट आई रियलाइज कि प्रिवेसी थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यूरोप में जैसे डॉम बेड्स होते हैं, नॉर्मल डॉम बेड्स हैं मोस्ट ऑफ द हॉस्टल्स में, हमने यही देखा, लेकिन हमने यहाँ पे कर्टन्स इंट्रोड्यूस किए। अच्छा। जिससे आप अपने रूम के अंदर, अपने बेड के अंदर, अब आपको अपनी दुनिया मिल गई। जैसे आपने कर्टन बंद कर दिया, Correct। उसी के अंदर आपका प्लग पॉइंट है, आपकी छोटी सी टेबल है, आपका फैन है, आपका लाइट है। हाँ। तो वो एक आपका छोटा सा प्राइवेट स्पेस हो गया, यू स्टिल इन द लार्जर रूम सबके साथ। ओके। तो ये चेंजेस हमने किए। फिर हमने बेड मेकिंग शुरू की। पहले जब हमने स्टार्ट किया था तो हम बेड नहीं मेक करते थे, हाँ। हम फ्रेश शीट और पिलो हाथ में देते थे ओके। और लोग अपना खुद बिछाते थे। इंडियंस वो नहीं करना पसंद करते, तो हम ऑलरेडी हाउसकीपिंग करके देते हैं, और आप जितनी बार भी बोलोगे हम हाउसकीपिंग करेंगे, आपके लिए बदल देंगे बेडशीट बार ओके। बार। ओके। तो बहुत सारे छोटे छोटे ट्विक्स किए हमने ये, विच वर नॉट प्रेजेंट इन यूरोपियन हॉस्टल्स। अभी अगर हम देखेंगे, मोस्टली अगर किसी ब्रांड को स्केल करना होता है, वो फ्रेंचाइजीज बेचना चालू करता है, एंड काफ़ी जल्दी उनका इन्वेस्टमेंट भी कम लगता है एंड स्केल कर देते हैं। तो आपने क्यों सोचा कि यार हम बैठ के खुद चलाएंगे, इतने एम्प्लॉयज़ भी आपको हायर करना है, खर्चा भी इतना ज़्यादा लगेगा, आपको फंडिंग भी उतनी लगेगी, तो ये इतना मुश्किल वाला रास्ता क्यों चूज़ करना है? तो हमने सभी मॉडल्स को ट्राई करा, और हम एक मेट्रिक है जिसको मेजर करते हैं, जो होता है नेट प्रमोटर स्कोर। ये ग्लोबली रिकग्नाइज्ड मेट्रिक है, जिसमें एक फॉर्मूला होता है, जिसमें नंबर ऑफ पीपल जो आपके ब्रांड के बारे में पॉजिटिव एक्सपीरियंस कैरी फॉरवर्ड करके जा रहे हैं, और कुछ लोग जो पैसिव, जो कह रहे हैं कि नहीं हमारा कोई इमोशनल लगाव नहीं हुआ, ठीक है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, और कुछ हैं जो डिट्रैक्टर्स होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा आपसे नाखुश हैं, और विच मीन्स कि आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते थे, जो उनकी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हुई। तो उनको उनके एक्सपीरियंसेस को एग्रीगेट करके एक फॉर्मूला होता है, जिससे एनपीएस का मेजर आता है, और कोई भी सर्विसेज बिजनेस ग्लोबली अपने कस्टमर एक्सपीरियंस को एनपीएस में मेजर करता है।
एप्पल भी अपने स्टोर्स को एनपीएस में कस्टमर सेटिस्फैक्शन को मेजर करेगा। तो वो एनपीएस जब हमने मेजर करा तो हमने देखा कि जैसे कि जब हम तेजी से स्केल कर रहे थे, पहले इनिशियली तो हमें बहुत अच्छे फ्रेंचाइजी पार्टनर्स मिले, लेकिन जैसे जैसे हमने तेजी से स्केल करना शुरू करा, फ्रेंचाइजी पार्टनर्स का मिक्स बदलने लगा। और एवरेज अगर मैं एनपीएस देखता एक फ्रेंचाइज ऑपरेटेड पोर्टफोलियो का वर्सेस एक कंपनी ऑपरेटेड पोर्टफोलियो का, तो दोनों में बहुत ज्यादा फर्क था। मतलब कि सिंपल सी बात है कि कस्टमर नाखुश होकर जा रहा है फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड पोर्टफोलियो से, क्योंकि जब हम तेजी से स्केल कर रहे हैं तो हम फ्रेंचाइजी की क्वालिटी को मॉनिटर नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो हमने कहा यार हमें तो ये बड़े पैमाने पे खोलना है, एक्सपैंड करना है। तो अगर हम एक वीक बिजनेस बिल्ड करेंगे जहां पर हम क्वालिटी ऑफ सर्विस के बारे में कभी भी श्योर नहीं हो पाएंगे, तो हम ऐसे मॉडल को तो चूज नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने कहा कि हमारे को प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ सर्विस चाहिए, हमारे को कंट्रोल ऑन द प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ सर्विस चाहिए, और इसलिए सिर्फ और सिर्फ कंपनी ऑपरेटेड मॉडल ही था। इसलिए आप देखेंगे मोस्टली इंडिया में जो क्यूएसआर ब्रांड्स भी हैं, मोस्टली कंपनी ऑपरेटेड ब्रांड के थ्रू ही ग्रो करते हैं। मैकडॉनल्ड्स ले लीजिए, बर्गर किंग ले लीजिए, या कोई भी ब्रांड ले लीजिए, वो एक कंपनी को सारे राइट्स देते हैं फ्रेंचाइजी खोलने के लिए, मास्टर फ्रेंचाइजी देंगे जिसमें हाँ। एक ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर के पास राइट होगा। वो भी इनफैक्ट अब पूरे इंडिया का या पूरे एक रीजन का मास्टर फ्रेंचाइजी देंगे, बट एक प्रोफेशनल हॉस्पिटैलिटी कंपनी होगी, जुबिलेंट फूडवर्क होगी, जो डोमिनोज को पूरी तरीके से स्केल कर रही है, ना कि इंडिविजुअल लोगों को दे दिया, क्योंकि फिर नहीं तो प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं रहती। हाँ, या फिर जैसे केएफसी टाइप होता है, आई थिंक वो 2-3 दिव्यानी को दे रखा है ना, आई थिंक सफायर फूड्स को दिया है, बट डिफरेंट रीजन्स के लिए जो भी हो, प्रोफेशनल हॉस्पिटैलिटी कंपनी हो, प्रोफेशनल ऑपरेटर हो, वो बड़ा जरूरी है। ओके बिकॉज हॉस्पिटैलिटी में लर्निंग बहुत होती है। हॉस्पिटैलिटी सब सोचते हैं कि होटल तो हम भी चला सकते हैं, यस चला सकते हो, लेकिन उसमें बहुत शिद्दत की जरूरत होती है। लेकिन हॉस्पिटैलिटी को स्केल पर चलाना, प्रॉफिटेबली चलाना, उसके लिए साइंस ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टेक्नोलॉजी, ये दोनों चीजें लगती हैं। तो इसलिए अगर एक ब्रांड को बहुत बड़े लेवल पे आप स्केल कर रहे हो, तो बहुत जरूरी होता है कि प्रोफेशनल ऑपरेटिंग ऑर्गेनाइजेशन इसके पीछे हो। एंड आपने फंडिंग कितनी रेज करी होगी? हमने 2014 से 2019 तक बूटस्ट्रैप करा अपने आप को, और काफी टाइम बूटस्ट्रैप जी, क्योंकि ना तो मैं, ना मेरी को फाउंडर पल्लवी, हम दोनों कोई भी हॉस्पिटैलिटी के बैकग्राउंड से नहीं आता है। बस हमने यूरोप में हॉस्टल्स देखे और हमने कहा यार ये हॉस्टल्स इंडिया के यूथ के लिए होने चाहिए, तो हमने कहा इसको लेकर आएंगे। ये नहीं जानते थे कि इसको कैसे स्केल करेंगे, इसकी मार्केट क्या रहेगी, क्या होगा। तो 2014 में जब ये हॉस्टल हमने वाराणसी में शुरू करा, तो बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिनके जवाब हमारे को पहले ढूंढना जरूरी था, बिफोर कि हम किसी और से पैसा मांग सकते और कहते कि इसको स्केल करेंगे, कि क्या इंडियन यूथ इस हॉस्टल्स को लाइक करेगा या नहीं करेगा, और अगर लाइक करेगा तो किस फॉर्मेट में लाइक करेगा। क्या जिस तरीके से यूरोप में ये हॉस्टल्स एग्जिस्ट करते हैं उसी फॉर्मेट में, या इंडिया के लिए ट्विकिंग करनी पड़ेगी, जो हमने बहुत सारी ट्विकिंग करी। और इंडियन यूथ को कैसे धीरे धीरे कंफर्टेबल करा जाएगा कि इस हॉस्टल कॉन्सेप्ट में, जो अभी तक होटल में रुकते आ रहे हैं, हॉस्टल कॉन्सेप्ट में कंफर्टेबली कैसे उनको ऑनबोर्ड करा जाएगा। और मान लिया कि चलिए प्रोडक्ट मार्केट फिट आ गया कि एक्चुअली कस्टमर को ये हॉस्टल चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये हॉस्टल का नेटवर्क, ये हॉस्टल का ब्रांड आप खड़ा कैसे करेंगे ओवरनाइट? बिल्डिंग्स बनाएंगे, जाके लैंड खरीदेंगे, या आप एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स को लीज पे लेंगे, या आप एग्जिस्टिंग बिल्डिंग और होटल ओनर्स के साथ काम करेंगे और उनको बोलेंगे कि ये वाला ब्रांड, ये वाला कॉन्सेप्ट है, आप इसको चलाइए, या आप बोलेंगे कि अरे आप इसमें को इन्वेस्ट करिए और हम इसको ऑपरेट करेंगे। तो यही अलग अलग मॉडल्स होते हैं, फ्रेंचाइज ऑपरेटेड, कंपनी ऑपरेटेड, एटसेट्रा। तो 2014 से 2019 तक हमने ये सारे मॉडल्स को ट्राई आउट करा। जब हमें मॉडल क्लियर हुआ तो हमने 2019 में जाके पैसा रेज करना शुरू करा। 6 महीने के अंदर कोविड आ गया। हमें लगा कि कोविड के बाद तो हॉस्टल्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, बिल्कुल खत्म हो जाने चाहिए, क्योंकि हॉस्टल, कोविड पहली बार हमने भी देखा था, और मार्च अप्रैल 2020 में सब लोग टीवी पे आकर यही बोल रहे थे कि सोशल डिस्टेंसिंग अब नॉर्म है। तो यार हमारा तो कॉन्सेप्ट ही इसी पे बेस्ड है कि लोग साथ में रुकें, एक दूसरे के आसपास रुकें, शेयरिंग इकोनॉमी हो और सोशल इंटरेक्शन पे बेस्ड है। तो हमने कहा ये हॉस्टल्स तो गए। तो हमने बहुत सारे अपने डॉर्म्स को इनफैक्ट ग्रुप डॉर्म्स में कन्वर्ट करा कोविड के दौरान, कि अगर आप एक ग्रुप में आ रहे हो तब हम आपको ये डॉर्मेटरी देंगे, बट हम आपको एज अ स्ट्रेंजर और स्ट्रेंजर्स के साथ नहीं रुकने देंगे। एक ग्रुप एक रूम में रुकेगा, एक रूम में रुकेगा। तो मुझे अभी भी याद है, अगस्त में हमारे को कॉल्स आने लग गए गेस्ट के, जो हमारे अमृतसर हॉस्टल में खड़े हुए थे बाहर, और वो कह रहे हैं कि आपने क्या पॉलिसी एनफोर्स करी है। हमने कहा यार इसका लॉजिक तो ये है कि हम आपकी सेफ्टी के लिए सोच रहे हैं, इसलिए हमें लगता है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए। वो बोलते तो आप बताइए कि कोविड से पहले अगर मैं बस से आ रहा था या ट्रेन से आ रहा था, आपको क्या लग रहा है कि अब मैं प्राइवेट टैक्सी लेकर आ रहा हूँ? मैं अभी भी तो ट्रेन में ही आ रहा हूँ। तो शेयरिंग इकोनॉमी बहुत जरूरी है कि मेरे को जो चीजें मेरी जरूरत की हैं वो मेरे बजट के अंदर अंदर आए। तो
आप ऐसा कर नहीं सकते कि आप शेयरिंग इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट को बंद कर दें। तब हमें क्लिक हुआ कि शेयरिंग इकोनॉमी मरने नहीं वाली, कोविड और नो कोविड, विच मीन्स लोग फिर भी बसों में जाएंगे, अपनी बेसिक एमिनिटीज को शेयरिंग इकोनॉमी के थ्रू अपने लिए मुहैया कराएंगे। दैट इज व्हेन हमने कहा कि ये तो गोल्ड एक सिल्वर लाइनिंग है, ऑल्दो बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था कोविड, लेकिन हमने कहा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सिल्वर लाइनिंग ये है कि हम यूथ को केटर करने, यूथ एक ऐसा ट्रैवलर कोहॉर्ट है जिसके पास कोई लाइबिलिटीज नहीं है, कोई स्ट्रिंग्स अटैच नहीं है उनको। इनफैक्ट कोविड में वो चाहते थे कि अपना जो बैंगलोर में या दिल्ली में उनका ऑफिस था वो सब वर्क फ्रॉम होम हो गया था, तो दिल्ली बैंगलोर के अपने घर छोड़ के या को लिविंग स्पेसेस छोड़ के पहाड़ों में जाकर बसना चाहते थे। और उनका ऐसा नहीं कि अरे मेरा तो इतना सारा रेंट जुड़ा हुआ है, मेरा तो इतना सारा फर्नीचर है, कुछ भी नहीं था। वो तो बिल्कुल एसेट लाइट थे, तो वो बिल्कुल पहाड़ों में मूव कर गए। और इनफैक्ट अपने घर भी नहीं जाना चाहते थे कि घर में कभी बिजली नहीं, कभी इंटरनेट नहीं, काम नहीं कर सकते। उनको चाहिए था एक मैनेज्ड प्लेस और अपने पेरेंट्स से दूर, ताकि वो उनको कोविड इन्फेक्ट भी ना करें। वो सब के सब पहाड़ों में आने लग गए। तो हमने कहा कि सबसे ज्यादा ट्रैवलर डिमांड हमारे पास है और सप्लाई कंप्लीटली अंडर वैल्यूड है आज की डेट में। तो हमने कहा ये तो मिसमैच बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड बहुत ही एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है जो सिर्फ हमारे पास है। तो हमने तेजी से, आई रिमेंबर सितंबर अक्टूबर 2020 में डिसाइड करा कि अब तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको तेजी से एक्सपैंड करा जाए। तो हमने जो पैसा हमने रेज करा था वो ऑब्वियसली बैंक में बचा के रखा हुआ था, हमने फटाफट उसको डिप्लॉय करना शुरू करा और हॉस्टल्स अक्वायर करने शुरू करे। और विद इन 6 मंथ्स मई 21 में एक और 1 मिलियन राउंड रेज करा, फिर 6 मंथ नवंबर 21 में फिर से 1 मिलियन राउंड रेज करा, फिर मई 22 में फिर से 1 मिलियन, ऐसे करके $4 मिलियन हमने टोटल रेज करे। और ऑलमोस्ट 500-600 बेड या 150 कंपनी ऑपरेटेड बेड थे तब, 150 कंपनी ऑपरेटेड बेड से ऑलमोस्ट 2500 कंपनी ऑपरेटेड बेड में कोविड के थ्रू हमने एक्सपैंड करा। ओके, बेसिकली जो मे बी डाउन टाइम था हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए, उस टाइम में आपने काफ़ी स्केल किया अपॉर्चुनिटी को देखते हैं। अभी आपने ऑफ कोर्स तब यूरोप घूमा था एंड आपको ये आइडिया आया था, तो अभी रिसेंटली आपने कोई बढ़िया जगह ट्रैवल करी हो कि लगाओ वहाँ पे हम हॉस्टल खोलेंगे कभी? नहीं, मेरा तो हमेशा से ये रहा है कि मैं इंडिया का हर कोना देखना चाहती हूँ। हाँ, तो इस बिजनेस के जरिए से मैं बहुत सारी नई जगहें देख रही हूँ कंट्री के अंदर जो पहले नहीं देखी थी। हाँ, तो मैं फर्स्ट टाइम अभी अलीबाग गई थी। ओके। तो मुझे बहुत ही अच्छी लगा अलीबाग। अभी तक सिर्फ मूवीज में देखा था अलीबाग। हाँ, हाँ। तो इट्स वेरी प्रिटी। आई थिंक एक्टर्स अपना एक हॉलीडे होम टाइप्स भी वहाँ यस, रहते हैं। हाँ, बिल्कुल। ओके, तो यहाँ पे आप अनडिस्कवर्ड प्लेसेस भी एक्सप्लोर कर पा रहे हो। अलीबाग इतना अनडिस्कवर्ड है नहीं। हाँ, हाँ। मुंबई के लिए अलीबाग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है। ओके, और हर आधे घंटे में फेरी चलती है मुंबई अच्छा। से अलीबाग के लिए। ओके, लेकिन ओके। हम जब नॉर्थ में बैठते हैं तो हमें पता नहीं होता कि कितना इंपॉर्टेंट है। हम्म। तो बहुत यंग पीपल डे ट्रिप्स लेते हैं, बहुत सारे कैफेज हैं अलीबाग में, तो एक्चुअली अनडिस्कवर्ड नहीं है वो। गोवा का फील देता है बट राइट नेक्स्ट टू मुंबई। करेक्ट, वीकेंड में हाँ। जाके या 2 दिन 1 दिन में घूम के आ हाँ। गए। एंड अब ये देखते हैं कि अभी ऐसे लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव्स हुआ, तो सब बोल रहे हैं कि यार हमको और इंडियन डेस्टिनेशंस कवर करने चाहिए। तो चाहे हमारा लॉन्ग कोस्ट लाइन हो या ईस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, काफ़ी अनडिस्कवर्ड प्लेसेस हैं। तो इसमें भी आप पोटेंशियल देखते हैं जो मे बी गोवा में अब धीरे धीरे एक्सप्लोर हो ही रहा है। बिल्कुल, मेरे अकॉर्डिंगली सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी नई जगह को टूरिज्म मैप पे डालने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करेगी टूरिज्म की पोटेंशियल मतलब कि कंट्रीब्यूट करे लोगों की लोकल इनकम के लिए, तो सबसे पहले उनके सड़कें बनानी पड़ेंगी। सड़कें जब बन जाएंगी तो उसके बाद बसेस चलानी होंगी। बसेस से ही यूथ ट्रैवल करता है। यूथ, मेजॉरिटी यूथ अपनी कार लेके नहीं आता है। ओके, तो अच्छा। एज अ रिजल्ट, क्योंकि बसेस की ज़रूरत है, तो वॉल्वो चलाना या स्टेट ट्रांसपोर्ट से बसेस चलाना ये बहुत ज़रूरी है, या फिर ट्रेन्स चलाना। तो बहुत सारे नए डेस्टिनेशंस आ सकते हैं ऑन द मैप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हो। और जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा वहाँ धीरे धीरे रियल एस्टेट की अपॉर्चुनिटीज़ खुद ही आ जाती हैं। लोग होटल बना लेते हैं, फिर उसको चलाने लगते हैं, और फिर ऑर्गेनाइज प्लेयर्स खुद ही पहुँच जाते हैं वहाँ पे। उसका इन्फ्लुएंसर प्रमोट कर देता है। बिल्कुल उसके बाद इन्फ्लुएंसर हिडन स्पॉट करके 1 साल में सब वहीं बैठे होते हैं। करेक्ट, आई थिंक जैसे बीर पहले इतना पॉपुलर हुआ नहीं करता है, अब वहाँ पे भी इतना बड़ा मार्केट खुल गया, इतने सारे हॉस्टल चेन्स आ गए, बिल्कुल। तो अब वो इतना हिडन रहा नहीं है। बिल्कुल, जीबी भी ऐसा ही है हिमाचल में। हाँ, मुझे तो हिमाचल में लगता है हर गांव में एक वो बन जाएगा हॉस्टल। बिल्कुल। हाँ, कि कहीं पे वैली है, कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे कोई छोटी स्ट्रीम चल रही है, तो हर जगह व्यू परफेक्ट है। एंड अभी आप फिर फ्यूचर प्लान्स क्या देखते हैं गोस्ट स्टॉप्स का? अभी आपको
और इन मतलब मे बी नेक्स्ट 2-3 इयर्स के प्लान्स? नेक्स्ट 2-3 इयर्स की, अगर मैं 5 इयर्स की बात करूं, 5 इयर्स हाँ। फ्रॉम नाउ, मेरे को लगता है कि हम कम से कम 50,000 बेड्स पे पहुंच चुके होंगे. ओके, मतलब 20x ऑफ नाउ? यस. हाँ, अगर सब चीजों ने साथ दिया. ओके ओके। कोई बड़ी चीज नहीं है 50,000 बेड्स. इट इज जस्ट, ये ताज ये सब कितने बेड्स पे ऑपरेट करते होंगे? ये तो बहुत बड़े बड़े हैं. अगर मैं आपको जिंजर की बात करूं, हाँ। तो जिंजर 9,000 रूम्स पे है. ओके, तो 9,000 रूम्स इज रफली 50,000 बेड्स फॉर अस, अच्छा। क्योंकि हमारा रेशियो 1:5 है. हाँ हाँ। तो हम जिंजर के लेवल पे 5 साल में पहुंचने की सोच रहे हैं. तब तक जिंजर ऑलरेडी इसका डबल हो चुका होगा. हाँ हाँ। तो ये बहुत बड़े सपने नहीं है, बहुत ही अचीवेबल है. जिस कैटेगरी में हम हॉस्टल्स खोल रहे हैं वो वाली कैटेगरी है जो जनरली 2 स्टार 3 स्टार होटल्स जो होते हैं उसकी बिल्डिंग्स को लेके हम हॉस्टल्स खोलते हैं. तो उस कैटेगरी के अंदर करीबन 3,50,000 रूम्स अवेलेबल हैं. अच्छा। अनऑर्गेनाइज्ड इन्वेंट्री, जिसको हॉस्पिटैलिटी में लॉन्ग टेल होटल सप्लाई बोलते हैं. इतनी ज्यादा लॉन्ग टेल जो ओयो ट्रिबो फैब ने स्टैंडर्डाइज करनी शुरू की थी, ओके, वो करीबन 3,50,000 रूम्स अवेलेबल है अनस्टैंडर्डाइज जो होते हैं. तो आप इंस्टेड ऑफ ग्राउंड अप से बिल्ड ना करके उन्हीं होटल्स को हाँ, वो रिपर्पस करके रिपर्पस करते हैं। उनसे बेटर रेवेन्यू निकाल के, उनकी बेटर मेंटेनेंस करके, उनके ओनर्स को अच्छे हेल्दी रिटर्न्स देके. तो उनको ओनर्स को फिक्स्ड रिटर्न मिलता है या जितना बना दोनों ऑप्शंस है हमारे पास. डिपेंड्स फ्रॉम ओनर टू ओनर. ओके ओके। कुछ ओनर्स एंटरप्रेन्योरल माइंड स्पेस के होते हैं, तो वो लोग चाहते हैं कि रेवेन्यू शेयर हो, हाँ, जिससे उनको अपसाइड मिले बिजनेस का. तो रेवेन्यू शेयर किस टाइप से होता है? 80 आपका 20 उनका या नहीं, तो रेवेन्यू शेयर जनरली 25% पे होता है. अच्छा, तो उनका 25%? उनका 25%. अच्छा, रेवेन्यू का, नॉट प्रॉफिट का? नो, रेवेन्यू का. ओके। तो कुछ ओनर्स ऐसे होते हैं, कुछ ओनर्स आर लाइक कि मैं अपनी जिंदगी अलग रहना चाहता हूँ और मुझे बस फिक्स रिटर्न चाहिए, आप कैसा चला रहे हैं मुझे मतलब नहीं है, तो उनको फिक्स रिटर्न देते हैं. उनको फिर 10-15 मिलता है. नहीं, सेम हमारा जनरली 20-25% ही होता है. अच्छा, रेंट फिक्स हो जाता है, हाँ। तो वो जनरली 20% के आसपास आता है. एंड एनी एडवाइस जो आप यंग एंटरप्रेन्योर्स को देंगे या वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को देंगे? कुछ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स आ रही हैं बट अभी भी आई थिंक काफ़ी गैप है कि एंटरप्रेन्योरशिप फील्ड में कि वुमेन काफ़ी कम है. जी, मेरा तो बस यही कहना है कि ये मैं मानती हूँ कि पहले अपना जॉब कर लो. अच्छा, ये ड्रॉप आउट ये बट मैं मतलब कोई राय नहीं देना चाहती, हाँ. और कोई चीज़ सही या गलत नहीं है. ये जिस मेरा बिलीफ है कि अपने आप को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट कर लो, स्पेशली इन द केस ऑफ विमेन, कि फाइनेंशियली अपने आप इंडिपेंडेंट होना चाहिए. बिकॉज विमेन के केस में बहुत सारे ज़्यादा हर्डल्स होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में एज कम्पेयर टू मेन के केस में. तो जितना आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, उतना इजीली आप अपने पैशन को परस्यू कर सकते हो. अपना इनिशियल सीड मनी भी खुद डाल सकते हो अगर आप पहले जॉब कर चुके हो. वरना अगर आप किसी और से मांगने जाओगे तो हो सकता है फैमिली उतनी सपोर्टिव ना हो. मतलब मैं बहुत लकी थी कि मेरी पूरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी, इंक्लूडिंग माई को फाउंडर एंड माई हस्बैंड. बट हर किसी को ये मौका नहीं मिलता है. तो मेरा यही मानना है कि पहले अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करके इतना कर लो कि अपने आइडिया में अपना सीड मनी डालना हो तो डाल सको. उस समय आप सीख भी जाते हो कि कैसे मैनेज करना है बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि एक जॉब बहुत कुछ सिखा देता है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलाओगे. तो ये दोनों चीज़ें बहुत बेनिफिट करती हैं. और उसके बाद क्लियर माइंड होना चाहिए कि भाई मुझे ये करना है. मैं ये बिलीव करती हूँ कि आइडिया ढूंढने के बजाय आइडिया खुद ही एक मिल जाएगा जिसके बगैर तुमको नींद नहीं आएगी करे बिना. ओके. और वही चीज़ में, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत डिफिकल्ट जर्नी होती है, बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं, हर दिन ऐसा लगता है पैसे खत्म हो जाएंगे. तो उस समय बहुत ज़्यादा धीरज की ज़रूरत होती है. वो तभी होती है जब बहुत ही डीपली पैशनेट हो आप जिस चीज़ को कर रहे हो उसके लिए. होपफुली GoStops और ज़्यादा जगहों पे एक्सपैंड करेगा एंड इंडियंस को अफोर्डेबली ट्रैवल करने में और हेल्प करेगा एंड आप भी और स्केल करें एंड ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. तो दोस्तों, ये था पॉडकास्ट GoStops के फाउंडर्स के साथ. आई होप आपको काफ़ी न्यू इंसाइट्स मिली होगी कि कैसे जैसे इंडिया ग्रो कर रहा है, यूथ ग्रो कर रहा है, टूरिज्म बहुत बड़ा सेक्टर बन रहा है, तो हॉस्टल में कैसे अपॉर्चुनिटी है, प्लस आप भी अपना कैसे बिजनेस ग्रो कर सकते हैं टूरिज्म के फील्ड में. होपफुली आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा. कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको बेस्ट पार्ट कौन सा लगा. बाकी पॉडकास्ट अपने सारे एंटरप्रेन्योर दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करना. आगे हम ऐसे ही ज़बरदस्त एंटरप्रेन्योर्स को अपने पॉडकास्ट पे लेके आएंगे. चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा भी दबा देना. जल्द ही मिलते एक नई और जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ.
धन्यवाद।